नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र हथियार है और वो है मास्क। इसको लेकर के हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। शहरों में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद अब गांव भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। यूपी के उन्नाव में ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, जिसका असर गंगा किनारे के घाटों पर नजर आ रहा है। गंगा किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। आलम यह है कि अंतिम संस्कार का इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से कई लोग शवों को दफनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताया गया कि उन्नाव के रोतापुर घाट पर पिछले एक महीने में करीब 300 शव दफनाए जा चुके हैं। वहीं उन्नाव के डीएम ने दफनाए गए लोगों की मौत की वजह कोरोना होने से फिलहाल इंकार कर दिया है। 3 जनपदों के लोगों की मृत्यु होने पर वहां लोग शव जलाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्र अधिकारी को भेजा है, और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह की खुलेम बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है, और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। एक महीने का अगर बताया जाए तो लगभग रोज 10 से 1200 आ रहे हैं, तो एक महीने में लगभग 300 से 350 तक 100 हो जाएंगे अगर रोज का आइडिया लगाया जाए। फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने लगातार दूसरे दिन इजरायल पर जमकर रॉकेट बरसाए, जिनमें एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई। हमले से बौखलाए इजरायल ने पलटवार किया और गाजा की एक बहुमंजिला इमारत को तबाह कर दिया। बताया गया कि इस इमारत में हमास का दफ्तर मौजूद था, जिसे निशाना बनाते हुए इजरायल ने गाजा में हवाई हमला कर दिया। इजरायल की इस एयर स्ट्राइक में वो 13 मंजिला इमारत पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गई। सामने आई तस्वीरों में वहां कई बड़े धमाके होते नजर आए। तभी एक बम उस इमारत पर गिरा, जिसके बाद वो देखते ही देखते ढह गई। इससे पहले हमास ने भी इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाते हुए करीब 130 रॉकेट दागे गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई रॉकेट एक के बाद एक आसमान की तरफ बढ़ते दिखे। हालांकि इनमें ज्यादातर रॉकेट हवा में ही मार गिराए गए। सामने आई तस्वीरों में इजरायल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्शन में दिखाई दिया। ये रॉकेट हमले दिन के अलावा रात में भी जारी रहे। ऐसा लगा जैसे इजरायल पर रॉकेटों की बौछार कर दी गई हो। इन रॉकेट हमलों में इजरायल के कुछ नागरिकों की भी जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। और गाजा पट्टी में छिड़ी जंग और यरूशलेम के पुराने शहर में एक महीने से चल रहे तनाव की आंच इजरायल में अरब मुस्लिम समुदाय की बस्तियों तक भी जा पहुंची। आमतौर पर इजरायल में रहने वाले अरब समुदाय के लोग फिलिस्तीन के लिए चल रहे संघर्ष से दूर ही रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इजरायल के उमल फहम शहर से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें दिल दहला देने वाला मंजर नजर आया। एक तरफ विकराल आग की कालमयी लपटें, दूसरी तरफ आसमान में छूटते ताबड़तोड़ पटाखे, और हर तरफ उथल पुथल। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे शहर पर खूंखार आतंकियों की टोली ने धावा बोल दिया हो, जिन्हें ढेर करने के लिए इजरायल की पुलिस ने आर पार की जंग छेड़ दी हो। वहीं इजरायल के लॉर्ड शहर का हाल तो इतना भयानक था कि वहां दिन दहाड़े दंगे भड़के नजर आए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस की आंखों में आंखें डालकर उन पर पत्थर बरसाती दिखी। जगह जगह आगजनी की गई। पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा गया, उन्हें भी फूंक दिया गया। खुद को निशाना बनता देख पुलिस ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली और उसकी भरी पूरी फौज सड़क पर उतर गई। प्रदर्शनकारियों को नाकों चने चबवाने के लिए पुलिस की कुछ टीमें तो घोड़ों पर सवार होकर पहुंची। वो बीच सड़क पर उनके पीछे दौड़ती नजर आई। लॉर्ड शहर में इन बेकाबू हालात की वजह से वहां इमरजेंसी लगानी पड़ी और खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां का दौरा करने पहुंचे। इस बीच गाजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ लंदन में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में लोग भारी तादाद में सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने गाजा में जारी संकट को खत्म करने की मांग की।
लेकिन ये प्रदर्शनकारी इस कदर गुस्से में थे कि पुलिस कर्मियों को इनको काबू में करने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस इनको उग्र होने से रोकती रही और पीछे हटने की अपील करती रही, लेकिन नाराज प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। साथ ही हाथों में फिलिस्तीन के झंडे और गाजा में चल रहे संकट से जुड़े पोस्टर पकड़े इन लोगों ने एक सुर में फिलिस्तीन के लोगों की आजादी के लिए नारेबाजी भी की। इस बीच वहां मुट्ठी भर लोग इजरायल के समर्थन में शांति से प्रदर्शन करते भी दिखे, लेकिन तभी फिलिस्तीन का एक समर्थक इजरायल का झंडा पकड़कर पहले रेलिंग पर चढ़ गया और फिर तैश में उनकी तरफ बढ़ता दिखा, जिसको वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने दौड़ा दिया। हालांकि पुलिस प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन इजरायल की कार्रवाई से नाराज लोग पुलिस से लगातार धक्का मुक्की करते नजर आए। मध्य प्रदेश में इंदौर के ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना के आंकड़ों ने डराना शुरू किया है। इंदौर के सावेर ब्लॉक में तो संक्रमण दर 25% तक पहुंच चुकी है। सावेर ब्लॉक में करीब 145 गांव हैं, जिनमें कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इलाके के लोगों ने जरूरी काम के लिए शहर आने जाने को गांव में कोरोना फैलने की वजह बताया और कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है, जिसके तहत गांव की सीमाओं को सील कर दिया गया है और लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। ग्रामीण में अभी अगर देखा जाए तो 25% के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। डेथ के मामले में अभी अगर कहा जाए तो अभी डेथ हो रही है बट बहुत कम है, उसका आंकड़ा एकदम नील के बराबर है। जो अभी लास्ट मंथ की अगर अपन बात करते हैं तो 2490 के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस हैं 8%। और इसके अलावा देखा जाए डेथ का जो है हमारे पास अभी का जो आंकड़ा है लास्ट मंथ का वो 5 के है। फर्स्ट जो किट जो है, जो 7 तरह की जो मेडिसिन है वो हमें दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि संक्रमण नहीं फैलेगा। जिस व्यक्ति को जहाँ पर हुआ वो वहीं किट लेगा, वहीं ट्रीटमेंट लेगा, घर भी होगा। इवन आप तो ग्रामीण क्षेत्र स्तर पे भी हमने कोविड केयर सेंटर चालू कर दिए हैं। शहर में भी राधा स्वामी है, तो जो भी बंदा है हमारी प्रायोरिटी है कि उठो उसको ले करके हम उसको कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि वो घर से भी अलग हो जाएगा, घर में नहीं फैलने से रुकेगा। सर गांव में तो अब सीधी से ज़्यादा जागरूकता हो गई, क्योंकि छोटे छोटे सेंटर बना दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समझा रही है, आंगनवाड़ी में जहाँ जो ऑफिस है वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोग समझा रहे हैं। और हर लोगों में अब डर का माहौल है, क्योंकि 1 साल हो गया है पूरा, तो अब तो धीरे धीरे क्या बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई गाँव में। भोपाल के पास बसे गांव में भी कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के हर घर का सर्वे कर रही है और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण वाले लोगों को मेडिकल किट मुहैया करवाई जा रही है। गांव में जिस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है उसको लेकर मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है और उसके पीछे का मंतव्य यही है कि हम तत्काल प्रभाव से जो भी पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको ट्रीटमेंट दें और इस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक वैक्सीन सेंटर पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर का पता जांचना शुरू कर दिया। एक दिन पहले वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए मांग की थी कि अहमदनगर में किसी दूसरे जिले के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जानी चाहिए। और दूसरे दिन वहां के एक वैक्सीन सेंटर पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया। बीजेपी का एक कार्यकर्ता वहां उस कमरे के दरवाजे के पास बैठा नजर आया जिसके अंदर लोगों को वैक्सीन लग रही थी। वो एक एक करके लोगों के पहचान पत्र देखता रहा और तसल्ली होने के बाद ही उसने लोगों को अंदर जाने दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने हल्का फुल्का विरोध भी किया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता वहीं डटे रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा की। इस बीच पीएम को इस बात की जानकारी दी गई कि दवाइयों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कंपनियों के संपर्क में है और कोरोना की दवाओं की सप्लाई पर सरकार नजर बनाए हुए है। बैठक में पीएम ने देश के फार्मा सेक्टर की तारीफ की और कहा कि सभी दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार कंपनियों से तालमेल बनाकर काम करती रहेगी। अधिकारियों ने पीएम को यह भी बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में रेमडेसिविर समेत सभी दवाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी पहले की तुलना में 3 गुना हुई है। देश में वैक्सीन की कमी पर
विपक्ष की 12 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। न्यूज़ 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी और शरद पवार समेत विपक्ष के 12 नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखी, जिसमें मांग की गई कि देश में जल्द ही मुफ्त वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया जाए और बजट में वैक्सीन के लिए दिए गए 35,000 करोड़ रुपए तुरंत जारी किए जाए। विपक्षी पार्टियों ने मांग की कि केंद्र सरकार खुद वैक्सीन खरीदकर राज्यों को दे और टीके का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लग सके। दिल्ली और मुंबई में कोवैक्सीन की किल्लत बढ़ गई। देश के कई हिस्सों में कोवैक्सीन की किल्लत होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इसकी वजह से राजधानी दिल्ली में तो कई सेंटर पर टीके लगने बंद हो गए। ऐसी ही एक तस्वीर मोती बाग से सामने आई, जहां सन्नाटा पसरा दिखा। दिल्ली में कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में वो 125 सेंटर्स जहां पर कोवैक्सीन की जो टीके हैं वो लग रहे हैं, वो बंद हो गए हैं। मुंबई में भी कोवैक्सीन की कमी का असर टीके की मुहिम पर पड़ा। वहां कुछ सेंटर पर घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए जो कोवैक्सीन के 3 लाख डोजेज आज फ्रेश स्टॉक आए थे, उन्हें 45 प्लस के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। खबरें हैं कि पाकिस्तान की T20 लीग PSL के बाकी मैचों का आयोजन UAE में करवाने की तैयारी चल रही है, लेकिन जावेद मियांदाद समेत कुछ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने इसका विरोध किया। उन्होंने सलाह दी कि अभी क्रिकेट खेलने के बजाय जिंदगी बचाने पर जोर देना चाहिए। इस साल मार्च में कुछ खिलाड़ियों को कोरोना होने के बाद PSL को टाल दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने नर्सों का शुक्रिया अदा किया और कोरोना काल में उनके योगदान को बेशकीमती बताया। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। पिछले 7 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में ₹1.64 की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल भी ₹1.88 महंगा हो चुका है। पब्लिक को तो पिसना है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। देश के कुछ शहरों में तो पेट्रोल के दाम ₹100 प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गए। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें ₹100 के करीब पहुंच गईं। आपको पेट्रोल की कीमत अगर दिखाऊं तो ₹98.40 आज की कीमत है। कल ये कीमत ₹98.21 थी। मध्य प्रदेश के पन्ना की रुंज नदी में कुछ शव तैरते दिखाई दिए। इससे पहले बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में शव तैरते दिखने का मामला सामने आया था। पूरा गांव दहशत में है कि पानी पिएंगे तो पिएंगे कहां, जब हैंडपंप हमारे खराब हो जाएंगे। कोरोना काल में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बख्शने के मूड में नहीं है और लगातार छापेमारी कर रही है। इसी बीच हरदा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले एक आरोपी को धर दबोचा है। पकड़ा गया आरोपी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 15,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर आरोपी को धर दबोचा और उस पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कर पूरे गिरोह की छानबीन में जुट गई है। देश के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में बदलाव देखा गया, जिसकी एक तस्वीर बिहार के बेगूसराय से भी सामने आई। वहां दिन में ही शाम जैसा अंधेरा हो गया, आसमान में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, जिनकी रफ्तार का अंदाजा बड़े बड़े पेड़ों की टहनियों और पत्तों के हिलने से ही लगाया जा सकता है। कुछ देर बाद वहां पानी की बूंदें भी गिरी। कुछ इसी तरह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में आंधी के बाद हुई बारिश ने लोगों को अपने अपने मकानों में दुबकने को मजबूर कर दिया। वहां रुक रुक कर बारिश हुई। जो लोग ऐसे में बाहर निकले भी उन्हें सिर छिपाने के लिए सड़क किनारे जगह ढूंढनी पड़ी। राजस्थान के भरतपुर में तीसरे दिन भी आसमान में बादल छाए रहे। वहां बारिश होने से एक तरफ लोगों ने सुकून महसूस किया तो दूसरी तरफ सड़कें सुनसान दिखाई दी। इजरायल ने गाजा में एक और हमला किया, जिसकी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें बम के हमले से एक बड़ी इमारत पूरी तरीके से धराशायी हो गई। इमारत के गिरते ही वहां से आग की ऊंची लपटें और धूल का गुबार उठता नजर आया। बताया गया कि जिस इमारत पर यह हमला किया गया उसके अंदर हमास का सैटेलाइट चैनल चलता था, जिसे इजराइल के लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया। यह हमला उस इलाके में हुआ जो गाजा के पौष इलाकों में एक माना जाता है और जहां कई सारी दुकानें भी हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां रेप का केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने लड़की के पिता और उसके भाई की बुरी तरीके से पिटाई की। रेप की वारदात 2018 में हुई थी, जिस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन उससे पहले ही इस मामले के आरोपी और उसके साथियों ने मिलकर लड़की के पिता और भाई को डंडों से पीट दिया। सामने आई तस्वीर में दिखा कि बदमाशों ने उन दोनों को यमुना नदी के किनारे घेर लिया और उन पर टूट पड़े। उन्होंने पीड़िता के भाई को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो पानी में गिर गया।
बदमाशों ने इसी तरह लड़की के पिता पर भी डंडों की बरसात कर दी। उनकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए बदमाशों ने काफी देर तक उन दोनों की पिटाई की। हालांकि नदी के दूसरे छोर से किसी आदमी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया, जो बाद में वायरल हो गया। खबर है कि मामला पुलिस के पास पहुंचा तो उन दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा, मथुरा और अलीगढ़ का दौरा करेंगे और कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। मथुरा में कोरोना पर बैठक करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ गांव में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद वो अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एएमयू के वाइस चांसलर से बात कर कोरोना के हालात की जानकारी ली। एएमयू के कई कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में देश में वैक्सीन लगाने की रफ्तार सुस्त पड़ गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि वैक्सीन की कमी की वजह से ही देश में वैक्सीन लगाने की रफ्तार धीमी पड़ गई। पिछले महीने पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान बहुत तेजी से चला और 6 अप्रैल को एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उसके बाद भी अप्रैल में वैक्सीनेशन की रफ्तार ठीक रही और 10 अप्रैल को करीब 34 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि ठीक एक महीने बाद यानी 10 मई को केवल 6 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। वहीं 11 अप्रैल को 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि 11 मई को 25 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी। बताया गया कि जुलाई के आखिर तक वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक अपनी क्षमता से ज्यादा वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगी, जिसके बाद देश में लोगों को टीका लगाने का अभियान भी तेज हो जाएगा। वैक्सीन की कमी के चलते तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, उसको बंद किया गया है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि कोरोना के खौफ से नक्सली अब जंगल छोड़कर गांव की ओर भागने लगे हैं। सर्च ऑपरेशन के समय सुरक्षा बल के हाथ लगी एक चिट्ठी से इसका पर्दाफाश हुआ है। इस चिट्ठी में दक्षिण बस्तर, दरभंगा और पश्चिम बस्तर में कई नक्सलियों को कोरोना होने की बात लिखी गई है, जबकि कई नक्सल कमांडर्स की कोरोना से मौत होने का भी जिक्र है। चिट्ठी में कोरोना की वजह से कई नक्सलियों के भागने की भी बात कही गई है। इस चिट्ठी से साफ है कि कोरोना की वजह से नक्सलियों के ठिकानों में अफरा तफरी है। ऐसे में कोरोना की चपेट में आए ये नक्सली आसपास के गांव के लिए खतरा बन सकते हैं। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन पर भी कोरोना का असर पड़ा। लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट की वजह से सिंगापुर बैडमिंटन ओपन रद्द कर दिया गया। इससे पहले अश्विनी पोनप्पा समेत कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने भी इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर 27 लाख रुपए की चरस बरामद की। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। सीडीएस विपिन रावत ने दिल्ली में बेस अस्पताल और सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। वहां उन्होंने कोरोना मरीजों का हाल जाना और इस मुश्किल वक्त में ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ की तारीफ की। कुछ रेलवे पुलिस के जवानों के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में ये जवान रेलवे स्टेशन पर डांस कर लोगों को कोरोना खतरे से बचने के तरीके बताते दिखाई दिए। गरीबों को मुफ्त राशन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के एक आदेश के विरोध में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। तमाम एमएलएज भी यहाँ पर 7:30 में मौजूद हैं। ये लिखा गया है कि जो राशन कार्ड धारक हैं उनको तुरंत मुफ्त राशन मुहैया कराए दिल्ली सरकार। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि वो गरीबों से राशन का पैसा मांग रही है, इसलिए लोग परेशान हैं। गरीब आदमी भटक रहा है, वो कहां से खाना खाएगा, कहां से अपना पेट भरेगा। देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने चिट्ठी लिखकर राज्यों को गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में राज्यों से इन इलाकों में सैनिटाइजेशन करवाने और पंचायतों को कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए मदद देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए भी कहा गया है और गाँव के स्तर पर लोगों को मदद पहुँचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूरोप के देश पुर्तगाल में एक फुटबॉल क्लब ने 19 साल बाद पुर्तगाल प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया तो उसके फैन जोश में होश ही खो बैठे। जीत के खुमार में उन्होंने कोरोना काल में सड़कों पर ऐसा हुड़दंग मचाया कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। क्योंकि राजधानी लिस्बन में हजारों लोग अपने घरों से निकल आए और सड़कों पर जमघट लग गया। जीत का डंका पीटने के लिए उन्होंने इतनी आतिशबाजी की कि रात के अंधेरे में आसमान जगमगा गया।
जश्न की वजह से सड़क पर जैम लगा दिखा, लेकिन फुटबॉल क्लब के बेपरवाह समर्थक खुशी में ऐसे डूबे थे कि उन्होंने सड़क को ही डांस फ्लोर समझ लिया और जमकर नाचे। लेकिन इसके बाद लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस के दंगा निरोधी दस्ते ने कमर कस ली और फिर जिन सड़कों पर जश्न मनाने के लिए महफिल सजी थी वो जंग के मैदान में बदली नजर आई। इसी बीच एक बस पर सवार विजेता टीम ट्रॉफी लेकर सामने से गुजरी तो उसके फैंस के अंदर हिलोरे मार रही खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो बेकाबू हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भगदड़ में कुछ सड़कों पर गिर पड़े, लेकिन कुछ ढीठ तब भी नहीं माने। पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरियर लगाए, लेकिन वो बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। फुटबॉल फैंस ने पुलिस की तरफ कांच की बोतलें तक फेंकी, लेकिन फिर पुलिस ने भी दनादन रबर बुलेट दागकर उन्हें पस्त कर दिया। कोरोना के इलाज में कारगर 2GD नाम की दवा का इस्तेमाल शुरू होने जा रहा है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि ये दवा सबसे पहले दिल्ली में DRDO के अस्पताल में दी जाएगी, जो अगले 1 या 2 दिन में मिल भी जाएगी। दिल्ली के बाद बाकी अस्पतालों में ये दवा 10 से 15 दिनों में भेजी जा सकती है। 2GD नाम की ये दवा DRDO, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मिलकर बनाई है, जिसके कोरोना के इलाज में असरदार होने का दावा भी किया गया है और इसके इस्तेमाल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां केमिकल बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसने पास में मौजूद एक दूसरी फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले ली और इस फैक्ट्री से उठ रही लपटों ने सबको डरा कर रख दिया। आग के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां एक-एक कर वहां पहुंची। पानी की तेज धार से दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन ये इतना आसान कहां था। फैक्ट्री में कई ड्रमों में केमिकल भरकर रखा था, जिसकी वजह से आग कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। आग के भयानक रूप का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री से कुछ दूरी पर खड़ी एक कार भी आग में जलकर राख हो गई। वहां लगातार धमाके होने की वजह से ड्रम के टुकड़े फैक्ट्री से बाहर जाकर भी गिर रहे थे, जिनसे इस गाड़ी ने आग पकड़ ली। हालांकि काफी मेहनत के बाद फैक्ट्री में लगी इस आग को बुझा लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि कोरोना की रोकथाम के लिए गांव और पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक किया जा रहा है। वाराणसी के कंट्रोल और कमांड सेंटर ने बीजेपी विधायक और रिटायर्ड IAS AK शर्मा की अगुवाई में तमाम पंचायत प्रतिनिधियों और कोरोना के मैनेजमेंट में लगे कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक के बाद कई टीमों का गठन किया गया और ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम खोले गए। इनमें 70,000 कोरोना मेडिकल किट भी लोगों में बांटे गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक स्कॉर्पियो सवार संदिग्ध पुलिस का बैरियर तोड़कर भाग निकला। यह आदमी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई पुलिस नाकों को तोड़ता हुआ छत्तीसगढ़ में दाखिल हुआ था। जिसके सुकमा की तरफ बढ़ने की जानकारी मिलने पर CRPF के जवानों ने सड़क पर बैरिकेड लगा दिए, लेकिन तभी वो आदमी वहां पहुंचा और तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो दौड़ाता हुआ आगे निकल गया। गाड़ी की ये रफ्तार देख जवान भी हैरान रह गए और उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इसके बाद CRPF जवानों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। बताया गया कि तभी एक जवान ने गोली चलाई जो गाड़ी चला रहे संदिग्ध को लग गई। इसके बाद उसकी स्कॉर्पियो बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई। बाद में उस संदिग्ध को पकड़ लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोवैक्सीन की कमी पर जारी सियासत के बीच इस टीके को बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार के आरोपों का जवाब दिया। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें कहा गया कि उसने भारत बायोटेक से 67 लाख कोवैक्सीन मांगी थी, लेकिन उसे कोवैक्सीन देने से ये कहकर मना कर दिया गया कि केंद्र सरकार की इजाजत के बिना वो ये नहीं कर सकती। यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली में 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े। जिसके बाद इन आरोपों का जवाब देते हुए भारत बायोटेक की को फाउंडर डॉक्टर सुचित्रा एला ने अपने ट्वीट में लिखा कि ये बात जानकर वो दुखी हैं कि कुछ राज्य कंपनी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने लिखा कि उनकी कंपनी देश के 18 राज्यों को कोवैक्सीन सप्लाई कर रही है। साथ ही उन्होंने उन राज्यों की लिस्ट भी शेयर की जिनमें दिल्ली का नाम भी शामिल है, जबकि दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर भारत बायोटेक और केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है। दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें
सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है। दिल्ली में नर्सों का सम्मान किया गया। विश्व नर्स दिवस के मौके पर उत्तरी दिल्ली में एमसीडी ने कई नर्सों का सम्मान किया। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर में काम कर रही नर्सों को गुलाब के फूल दिए गए और उनके काम के लिए उनका शुक्रिया अदा किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर में हम लोग मौजूद हैं। जिन नर्सेस की ड्यूटी यहाँ पर लगी है तो इनको फेलिसिटेट यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को एक खत लिखा। इस खत में मजदूर संघ ने ईएसआई से जुड़े छोटे कर्मचारियों के कोरोना इलाज का खर्च उठाने की मांग की। साथ ही ईएसआई अस्पतालों में उन्हें मुफ्त में कोरोना का टीका लगाने की भी अपील की। ओडिशा में साधुओं, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों और भिखारियों को बिना आईडी प्रूफ के कोरोना का टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने साफ किया कि ऐसे लोगों को टीका लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके लिए विशेष टीका अभियान चलाया जाएगा। देश में रह रहे हजारों अफगान शरणार्थियों की मदद के लिए सरबत दा भला नाम के गैर सरकारी संगठन ने हाथ बढ़ाया। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूनजई के एक ट्वीट पर इस संगठन ने करीब 20,000 शरणार्थियों के लिए राशन और दवाओं का इंतजाम किया। They came forward and said we are willing to contribute. It's something for which I have no words to express. दिल्ली समेत देश के कई शहरों में अफगान शरणार्थी रहते हैं और कोरोना संकट में उनकी सहायता के लिए फरीद मामूनजई ने मदद की अपील की थी। अफगान एम्बेसी से एक मैसेज मिला जो लगभग 20,000 रेफ्यूजीज हैं, 4,000 फैमिलीज हैं, वो पेंडेमिक की जो कोविड-19 का क्राइसिस चल रहा है उससे जूझ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कई ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर आकाशदीप ने अपना प्लाज्मा दान किया, जिससे एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की जान बचाई जा सकी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह के पिता का निधन हो गया। उन्हें कोरोना होने पर लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सुरेश रैना समेत कई लोगों ने आरपी सिंह के पिता के निधन पर दुख जताया। गुजरात के कच्छ में कुछ व्यापारियों ने मुंडन करवाकर बाजार बंद रखने के सरकार के फैसले पर अपना विरोध जताया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तिब्बत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति सोवा रिक्पा का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये पद्धति आयुर्वेद की तरह ही होती है और इसमें मरीजों की बीमारी के लक्षण सुनकर उन्हें दवा दी जाती है। सोवा रिक्पा प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसका इस्तेमाल लेह लद्दाख के लोग हजारों साल से कर रहे हैं और अब कोरोना के खिलाफ भी मजबूत औजार बनाया है यहाँ के लोगों ने। बताया गया कि जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, उनसे फोन पर बात करके उनके घरों तक दवा पहुंचाकर उनका इलाज किया जा रहा है। स्पीडी रिकवरी के लिए जितने भी सोवा रिक्पा हम पद्धति से मेडिसिन देते हैं वो काम करती है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,781 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 816 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कल करीब 41,000 मामले सामने आए थे, लेकिन आज फिर से मामलों में उछाल आया है। साथ ही मुंबई में भी केस बढ़े हैं। वहां 24 घंटे में 2,104 नए मामले सामने आए तो 66 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अकेले महाराष्ट्र में ही कोरोना मामलों की संख्या 52,26,000 के पार पहुंच चुकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां चोर और पुलिस के बीच चल रहे पकड़म पकड़ाई के खेल में अचानक तब ट्विस्ट देखने को मिला जब पुलिस से भाग रहे आरोपी चोर के ट्रक में ही भीषण आग लग गई और सड़क पर दौड़ते हुए ट्रक के दाहिनी तरफ वाला अगला टायर देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से आरोपी को ट्रक बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा। इस दौरान ट्रक का जलता टायर आग की लपटों के साथ काला धुआं भी फेंकने लगा। डर के मारे आरोपी चोर ट्रक से कूद गया और जान बचाकर वहां से भागा और फिर शुरू हुआ चोर पुलिस में चूहे बिल्ली का खेल। आरोपी तेजी से एक दीवार से दूसरी दीवार लांघते हुए पुलिस से दूर भागता रहा, लेकिन एक छोर पर पुलिस पहले से ही उसको घेरने की तैयारी में उसका इंतजार करती नजर आई। आखिरकार चोर ने घुटने टेक दिए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर चोरी किए हुए ट्रक में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा तो दिया, लेकिन तब तक उसका आगे का हिस्सा जलकर राख हो चुका था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के साथ कोरोना की मौजूदा स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा की। बैठक के समय उन्होंने राज्यों से कहा कि लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध करने में कोताही न की जाए। साथ ही उन्होंने राज्यों से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का 100% वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित करने को कहा। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हुए।
जो विशेष निवेदन है आज वैक्सीनेशन के संदर्भ में, आपने अभी आंकड़ों को भी समझा है और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए 50% जो देश में प्रोडक्शन है वो भारत सरकार देशवासियों के लिए आपके माध्यम से उपलब्ध करा रही है। तो हम सबसे पहले जिनको सेकंड डोज की जरूरत है उसको प्रायोरिटाइज करें हर कीमत पर। कोरोना को काबू करने के लिए असम में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि राज्य में रोजाना दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी सरकारी और निजी दफ्तरों के साथ स्कूल कॉलेज 15 दिन बंद रहेंगे, जबकि शादी समारोह या अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि इन पाबंदियों से जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज पश्चिम बंगाल और असम का दौरा करेंगे। राज्यपाल धनखड़ कूच बिहार में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर वहां के पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे और हालात का जायजा भी लेंगे। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये दौरा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। जगदीप धनखड़ के दौरे से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के दौरे को नियमों का उल्लंघन बताया। ममता ने कहा कि जगदीप धनखड़ का चुनाव बाद हिंसा से प्रभावित कूच बिहार जिले का दौरा नियमों का उल्लंघन है। वहीं ममता पर पलटवार करते हुए धनखड़ ने ममता को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया कि राज्यपाल को कहीं आने जाने के लिए सरकार की इजाजत की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद 2 मई को भड़की हिंसा में करीब 16 लोग मारे गए थे। हरियाणा रोडवेज ने अपनी छोटी बसों को एम्बुलेंस में बदलने की शुरुआत कर दी। ये वो बसें हैं जिनमें जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हरियाणा रोडवेज ने कोरोना से मचे हाहाकार के बीच लोगों की मदद के लिए यह फैसला लिया और अलग अलग जिलों में छोटी बसों को एम्बुलेंस में बदलने की शुरुआत हो गई। हरियाणा रोडवेज के इस फैसले के बाद पंचकुला में 5 मिनी बसों की सीटें हटाकर उनमें बेड लगा दिए गए। साथ ही उनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन मास्क भी रखे गए। करनाल जिले में भी ये काम जोर शोर से शुरू हो गया और छोटी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया, जिनमें कोरोना मरीजों के जरूरत का ख्याल रखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरे जरूरी इंतजाम किए गए। हरियाणा रोडवेज 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस में बदलने वाला है। खास बात यह कि इन सभी एम्बुलेंस को हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर चलाएंगे। दिल्ली के पास प्लाज्मा की कालाबाजारी के मामले में 2 लोग धरे गए। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में प्लाज्मा की कालाबाजारी का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि पकड़े गए ये दोनों आरोपी मोटी कीमत में जरूरतमंदों को प्लाज्मा मुहैया करवाते थे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कई जगह पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे फसल को काफी नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 2 डॉक्टरों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी वी चंद्रशेखर का चेन्नई में कोरोना से निधन हो गया। चंद्रशेखर 64 साल के थे। वो अर्जुन अवार्ड विजेता भी रहे और 3 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने। दिल्ली की मॉरिस नगर पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ी चीजों की कालाबाजारी के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 36 ऑक्सीजन फ्लो मीटर भी बरामद किए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कुछ नक्सलियों ने घर में घुसकर पुलिस के जवान की हत्या कर दी। ये जवान वहां पुलिस के खुफिया विभाग में तैनात था। अमेरिका ने गाजा में फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के ठिकानों पर इजरायल के हमलों का समर्थन किया है। इस तनाव को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू से बात की और इजरायल पर हमास के हमलों की निंदा की। उन्होंने जवाबी कार्रवाई को इजरायल का हक बताया और उसे पूरे समर्थन का भरोसा भी दिया। राजस्थान के झालावाड़ से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कोरोना सेंटर में भर्ती एक आदमी की जान बचाने के लिए उसके बेटे को ही खाली हो चुके ऑक्सीजन सिलेंडर को बदलना पड़ा। आरोप है कि उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से कुछ देर के लिए उस मरीज की जान पर बनाई। कोरोना से जूझ रहे इस आदमी की गंभीर हालत को देखकर उसके परिवार वालों के भी हाथ पांव फूल गए। ऐसे में 2 महिलाएं उसकी छाती को दबाने लगी और उसका बेटा जैसे तैसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके वहां पहुंचा।
मरीज के घर वालों ने कोरोना सेंटर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके परिवार के सदस्य के इलाज में लापरवाही बरती। सिलेंडर ले जाके और सिलेंडर मैंने खुद नहीं लगाया मेरे हाथों से। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मरीज के बेटे ने सबकी हिम्मत को बांधे रखा। उसने किसी तरह ऑक्सीजन सिलेंडर को बदला और अपने पिता की जान बचाई। यूपी में भी कोरोना बेकाबू हो चल रहा है। यूपी में पिछले 24 घंटों के समय कोरोना से 329 और लोगों की मौत हुई, जबकि इस बीच 18,125 नए मरीजों में इस कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों के 329 लोगों की मौत होने के साथ ही यूपी में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,372 हो गई है। यूपी में अब तक 15,63,238 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 13,40,251 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि सरकार ने पूरे राज्य में बच्चों के लिए आईसीयू बेड बनाने के निर्देश दिए, जिसके तहत हर सरकारी अस्पताल में 10 ऐसे बेड तैयार करने हों, जबकि मेडिकल कॉलेजों के लिए संख्या 25 होंगी। बच्चों के डॉक्टरों को भी वर्चुअल ट्रेनिंग देने का आदेश दिया गया है, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होने वाली है। दिल्ली की खान मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट फैसला सुना सकती है। फिलहाल कोर्ट ने नवनीत को अभी तक राहत नहीं दी है। आज सुबह 10 बजे कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। वहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामदगी के मामले में गिरफ्तार 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को साकेत कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि एक अन्य आरोपी हितेश, जो कि आरोपी नवनीत कालरा का कर्मचारी है, उसकी भी जमानत पर साकेत कोर्ट आज ही फैसला सुनाएगी। चीन के शिनजियांग प्रांत में उठे रेतीले तूफान ने वहां इलाकों पर ऐसा कब्जा किया कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। बताया गया कि वहां चली ताकतवर हवाओं ने जमीन से रेत और धूल को अपने साथ ऐसा उड़ाया कि 100 मीटर ऊंची रेत की दीवार बन गई, जो काल बनकर प्रांत के एक बड़े इलाके पर धावा बोलती नजर आई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो किसी दमदार बम में जोरदार धमाके के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं छा गया हो। रेत और धूल के इस घने गुबार में नीला आसमान भी पीला नजर आया। चीन के मौसम विभाग ने पहले ही रेतीले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया था, इसलिए उससे कोई नुकसान नहीं हुआ।